हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका प्रजापति। आप सभी का शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। हम एक पार्ट पहले से ही तैयार कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है? एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होती है और इसमें क्या बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। एक्चुअल में रेजोनेंस होता क्या है? तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस जो भी मॉलिक्यूल करते हैं वो क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब भी हम किसी रेजोनेंस को एक स्ट्रक्चर से डिटरमाइन नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उन्हीं को ही क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के बारे में, जिसमें हमने 5 पॉसिबिलिटी को देखा था। सबसे पहले थी डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर और डबल सिंगल फ्री रेडिकल। हमने इसमें रेजोनेंस की बातें कर ली थी, पॉसिबिलिटीज भी देख ली थी। अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं फिनोल को। तो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ये है फिनोल। सबसे पहले क्या करेगा, ये जो फिनोल है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहां पे आएगा क्या, OH पॉजिटिव चार्ज, और जहां तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी के पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज वैसे ही होंगे। नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइजेशन करेंगे और अब की बार जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ पे आ जाएगा OH पॉजिटिव और साथ में डबल बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होंगे, डीलोकेलाइज्ड होंगे कुछ इस तरीके से, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर। यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ आएगा OH पॉजिटिव। सबसे लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर से डीलोकेलाइजेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और हमें लास्ट स्ट्रक्चर मिलेगी कुछ इस तरीके से। फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो नंबर में कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो अब हमें पता करना है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मुझे इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सी स्ट्रक्चर किससे क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, एक चार्ट के थ्रू क्या करते हैं, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या है, चार्ज स्पीसीज है और एक होती है क्या, नॉन चार्ज स्पीसीज। तो नॉन चार्ज स्पीसीज क्या होगी बच्चों, ज्यादा स्टेबल होगी किससे, चार्ज स्पीसीज से। चार्ज कैसी होगी, कम स्टेबल होगी, जबकि नॉन चार्ज कैसी होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, वो सब कैसी होंगी बच्चों, स्टेबल होंगी। नेक्स्ट, जब ये दोनों क्राइटेरिया सेम हो जाए, यानी मेरे पास एक से ज्यादा क्या हो, चार्ज स्पीसीज हो या फिर एक से ज्यादा क्या हो, नॉन चार्ज स्पीसीज हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट हम देखेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे बच्चों क्या होगी, इंक्रीजेज नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है
कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोवैलेंट बॉन्ड के नंबर भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे से क्या रहने चाहिए बच्चों, ज्यादा दूर रहने चाहिए, यानी फार अवे रहने चाहिए, दूर रहने चाहिए। जबकि सेम चार्जेस, सॉरी अलाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए बच्चों, नियर बाई होने चाहिए, यानी पास होने चाहिए। तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसमें एक और पॉइंट मेंशन करते हैं कि अगर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ऐसा सेम होता है तो बच्चों ये स्ट्रक्चर क्या करनी चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था। ऑक्टेट रूल होता है जब भी किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, वो क्या फॉलो करते हैं बच्चों, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, ऑक्टेट रूल भी देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन देखेंगे, जिसमें अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और क्या होंगे, अगर अलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नियर बाई होने चाहिए। चलिए, तो इस फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उससे पहले मैं इन स्ट्रक्चर्स को नंबरिंग दे देती हूँ। सबसे पहले ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, चार्ज, और क्या था, नॉन चार्ज, यानी जिन पे चार्ज नहीं होगा वो क्या होंगे बच्चों, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। तो आप देखिए फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में क्या है बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसी है। इसका मतलब है इनके ऊपर क्या नहीं है, चार्जेस भी नहीं है, न तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और न ही क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम होगी। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ की क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में। तो चार्ज सेपरेशन, अगला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, बात करते हैं हम तीनों स्ट्रक्चर्स में। तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कोवैलेंट को काउंट करते हैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट यहाँ पे क्या है, सेम है। देखो जहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, बस उन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट कर लेना है, बाकी तो एज इट इज ही होंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, दो कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर अगले स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है, जिनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो एक कोवैलेंट और क्या है, दो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों, जिनके बीच में क्या हो रहा है, रेजोनेंस है, तो एक कोवैलेंट और ये क्या है, दो कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब है इनके कोवैलेंट बॉन्ड के नंबर भी क्या है, सेम है। इसका मतलब है अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, और वो कौन सा होगा बच्चों, चार्ज सेपरेशन होगा। यानी चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, यानी पॉजिटिव चार्जेस जितने दूर होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए मेरे पास कैसे चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है चार्जेस तो कैसे हैं, अलाइक चार्जेस है। अलाइक चार्जेस का मतलब ये है कि ये जितना पास होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है कौन से स्ट्रक्चर में, सेकंड स्ट्रक्चर में और फोर्थ स्ट्रक्चर में बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज सेपरेशन क्या है, बहुत पास है। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज सेपरेशन क्या है, बहुत पास है, सेम कह सकते हैं। इसीलिए क्या होगा बच्चों, सेकंड और इस फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, थर्ड वाली, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो क्या है, गैप है, वो क्या है, ज्यादा है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम। तो हमने क्या सीखा है, हमने फिनोल की स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। चलिए कैसे कर सकते हैं इसकी, ये स्ट्रक्चर है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे और कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, नाइट्रोजन CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2 और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों। कितनी है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उससे पहले इनको नंबर देते हैं। ये है फर्स्ट नंबर और ये सेकंड वाली स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या देखेंगे, चार्ज और नॉन चार्ज देखेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसी हैं, चार्ज स्पीसीज है। इसका मतलब ये दोनों सेम हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन को कंसीडर करूं तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और 3, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं बच्चों, नंबर में 3 है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो देखो 1, 2, 3 और ये हो गया 4, यानी यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4 है। इसका मतलब है यहाँ पे ही क्लियर हो जाता है कि कौन से वाले स्ट्रक्चर बच्चों, सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। ये बातें हो गई सेकंड एग्जांपल्स की। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी, इसे हम कहते हैं अनुनादी ऊर्जा। क्या होती है ये अनुनादी ऊर्जा? तो देखिए हमने क्या सीखा है अभी तक कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की हर एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, वो कैसी हो, स्टेबल हो। क्योंकि हमने सीख लिया है कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होती है। तो हमें क्या करना है, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है हमें डिफरेंस निकालना है किसमें, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में और साथ ही साथ रेजोनेंस हाइब्रिड में। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। अगर आपको उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। एक बार मैं फिर से कह देती हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल होता है, वो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करता है। अगर मैं बात करूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, यानी सिर्फ उनको इमेजिन कर सकते हैं और उन्हें एक स्ट्रक्चर को हम क्या नहीं कर सकते, सारे स्ट्रक्चर्स में शो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इन शॉर्ट में रियल होंगे, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होंगी, हाइपोथेटिकल होंगी या फिर कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कहा है मैंने, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है डिफरेंस निकालेंगे किसके बीच में, सबसे पहले तो लेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड किसके बीच डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को ही क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। देखिए बच्चों हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। अब हम जल्दी ही यहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस भी लाने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की बातें करेंगे यहाँ पे।
साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए आगे पॉइंट को पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं, अगला पॉइंट है कंपैरिजन, कंपैरिजन इन रेजोनेटिंग एनर्जी, यानी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है उसका कंपैरिजन करते हैं। देखिए जब भी हम रेजोनेंस एनर्जी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 3 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला होता है बच्चों फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। दूसरे क्या होते हैं बच्चों, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और थर्ड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में, तो पहले वही देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर, सेकंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, यानी साइकिल में होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये कैसा होना चाहिए, इसमें डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और लास्ट फाइनल क्या होना चाहिए बच्चों, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। अगर हम ये बातें सीख लेते हैं तो हम किसको सीख लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड को सीख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेनर का पता कैसे चलेगा कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, हर एक कार्बन को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 संकरित होना चाहिए। तो वही क्या कर सकता है बच्चों, प्लेनर हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी क्या दिखाएगा बच्चों, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसीलिए क्या होता है बच्चों, हर कार्बन क्या शो करना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर। जैसे अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं पता चलता है तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, जिस कार्बन की यानी जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं उस कार्बन पे, हर कार्बन पे क्या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, वो कैसा कार्बन है, वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो देखिए अगर हम बात करें कैसे देखेंगे, ये दोबारा से बताती हूँ मैंने कहा है कि सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बात करूं तो अगर इस कार्बन की हम बात करेंगे, इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है और तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में क्या होता है भाई, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो मेरा जो फैक्टर है वो क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। और 3 के हिसाब से क्या होगा बच्चों, एक तो s हो जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे, pk ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कार्बन की, तो बच्चों इस पे भी ऐसा ही होगा, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये भी कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो अगर मैं इस कार्बन को यहाँ शो करूं तो क्या होगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 और 3 कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं। तो ये कार्बन भी कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर हम ट्रिक से याद करें तो क्या कहेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, हर कार्बन पे क्या होना चाहिए, क्या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, साइक्लिक के बारे में। क्या होते हैं साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है जो कैसे हो, रिंग में हो, इनका कोई टर्मिनल पॉइंट ना हो और वो कैसे हो बच्चों, सर्कल में हो, उन्हें क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको 5 पॉसिबिलिटी पढ़ाई है रेजोनेंस के बारे में। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी,
सबसे पहले डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल और लास्ट में क्या है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, तो देखिए ये है डबल फिर सिंगल फिर पॉजिटिव। इधर से देखेंगे तो डबल सिंगल और पॉजिटिव, इसका मतलब है यहाँ पे इस रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, हक्कल रूल के बारे में। हक्कल रूल का मतलब क्या है बच्चों, हक्कल रूल का मतलब है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए। 4n+2 क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए। चलिए तो देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि अगर मेरे पास क्या है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर मेरे पास क्या होगा बच्चों, कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके भी क्या होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, 0 होंगे। और लास्ट में अगर कोई फ्री रेडिकल होगा तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नंबरिंग करिए तो क्या होगा यहाँ पे, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। इसका मतलब है ये सिस्टम कैसा बन चुका है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन चुका है। ये सब क्या करते हैं, जो ओड नंबर में नहीं होते बच्चों, किस में होते हैं, इवन नंबर में भी होते हैं। और इवन में भी कौन से नंबर होंगे, तो देखिए एक तो होता है बच्चों 2, 6, 10 और 14। इस तरीके के जो इवन नंबर होंगे वो क्या करेंगे, हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। कैसे, अगर मैं ये वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई। अगर n की वैल्यू क्या रखूं, यहाँ पे 1 रखूं तो ये बन जाएगा 6 पाई। अगर यहाँ पे क्या रखें, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। फिर से रिवाइज करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो सबसे पहले प्लेनर होंगे, यानी हर एक कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सेकंड क्या है, साइक्लिक होना चाहिए यानी रिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन यानी वो रेजोनेंस शो करने चाहिए। और लास्ट फाइनल क्या है, हक्कल रूल फॉलो करने चाहिए, यानी हक्कल रूल का मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या करनी चाहिए, फॉलो करने चाहिए। वही कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में, एंटी एरोमेटिक के बारे में। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखो बच्चों ये बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो इसको एंटी बनाएगा। पहला क्या होगा, प्लेनर होगा, सेम बिल्कुल एरोमेटिक की तरह ही। दूसरा पॉइंट क्या होगा, कंपाउंड साइक्लिक होगा, बिल्कुल एंटी एरोमेटिक की तरह ही। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, इसमें भी क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होगा। और लास्ट फाइनल पॉइंट क्या होगा, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हक्कल को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हमने क्या कहा था 4n+2 होना चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ ये कैसा सिस्टम होता है, 4n सिस्टम होगा। 4n का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो ये नंबर 4 आ जाएगा, 8, उसके बाद में 12, 16, यानी इस तरीके के नंबर आएंगे। ये सब कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। और लास्ट क्या होते हैं, लास्ट होंगे नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन होंगे, जो इनमें से क्या करेंगे, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं, न तो वो बच्चों क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, नहीं वो क्या होंगे, प्लेनर होंगे, नहीं वो क्या करेंगे, डीलोकेलाइजेशन करेंगे, डीलोकेलाइजेशन भी नहीं करेंगे। और लास्ट फाइनल बात करें तो इनके पास क्या होंगे बच्चों, ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वो कैसे होंगे, ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो सब क्या कहलाएंगे, नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल सीखते हैं किसके, नॉन एरोमेटिक के। उससे पहले मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ कि अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा
या फिर नेगेटिव चार्ज होगा कॉन्जुकेशन के साथ, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, और फ्री रेडिकल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए ये एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ये साइकिल में है। दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है हर कार्बन कैसा होना चाहिए बच्चों, sp2। तो ये कार्बन भी कैसा है, sp2, ये भी क्या है sp2, और ये कार्बन भी क्या है, sp2 है। हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, डबल, सिंगल और नेगेटिव। और यहाँ पे भी देखिए डबल, सिंगल और क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है इस रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कैसा सिस्टम हो गया है बच्चों, ये 4n सिस्टम हो गया है। इसका मतलब है कि कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। हम क्या करेंगे, एंटी एरोमेटिक को डबल ए से दिखाएंगे, एरोमेटिक को ए से शो करेंगे, और नॉन एरोमेटिक को क्या करेंगे, एन ए से शो करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड एग्जांपल के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, ये कार्बन भी sp2 है, ये भी क्या है बच्चों, sp2 है। नेक्स्ट कार्बन की बात करें तो ये भी क्या है, sp2 है, लेकिन ये कार्बन क्या नहीं है, sp2 नहीं है, ये कौन है, sp3 है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, sp2 कार्बन नहीं है। सारे कार्बन कैसे हैं, सॉरी एक कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, फिर कैसा होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर का मतलब है हर एक कार्बन पे या तो क्या होना चाहिए बच्चों, डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो हर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये प्लेनर है, साइक्लिक है ही। डीलोकेलाइजेशन देखेंगे तो क्या होगा, डबल, सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, डबल, यानी इसमें क्या है, डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है। फिर देखते हैं हक्कल रूल। तो काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए हैं, और 2 ही इलेक्ट्रॉन ये हो गए हैं। तो इसका मतलब ये भी कितने हो गए बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इसका मतलब ये सिस्टम भी कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या होगा भाई, सबसे पहले ये कैसी स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। दूसरा, हर एक कार्बन पे कैसा होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए। sp2 का मतलब है हर कार्बन पे क्या होना चाहिए, क्या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखिए डबल, सिंगल, डबल,
फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, और इधर देखिए डबल सिंगल क्या है, पॉजिटिव है, यानी रिंग में क्या प्रेजेंट है, डी लोकेलाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, ये हक्कल रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो कितना सिस्टम हो चुका है, ये भी 4n सिस्टम हो गया, यानी ये भी कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और नेगेटिव के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कितना सिस्टम हो चुका है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो चुका है। और 6 वाले कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं एरोमेटिक नेचर के, यानी ये कंपाउंड कैसा आ चुका है, एरोमेटिक कंपाउंड आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजीन के बारे में। हम काफी बार बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं कि ये एरोमेटिक कैसे है। तो देखिए सबसे पहले कैसा होना चाहिए सिस्टम, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। हर कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो प्लेनर है ये। नेक्स्ट बात करते हैं डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, यानी पूरी रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। आगे बात करते हैं हक्कल रूल की। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो कितना हो गया ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और ये कैसा है बच्चों, एरोमेटिक, यानी बेंजीन रिंग कैसी होती है, एरोमेटिक नेचर की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होगा यहाँ पे, ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, और साथ ही साथ क्या है बच्चों, हक्कल रूल को फॉलो करती है कि नहीं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ही ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो चुके हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये सिस्टम भी कैसा हो गया है, एरोमेटिक सिस्टम हो गया है, यानी ये भी किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक का। नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो हम एक और चीज को यहाँ मेंशन करते हैं, वो है लोन पेयर। अगर मेरी रिंग में लोन पेयर भी डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं तो उनके भी कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। चलिए समझते हैं। तो पहली बात है, ये रिंग कैसी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हर कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब इनको भी काउंट करेंगे तो लोन पेयर को कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके टोटल कितने हो चुके हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये भी कैसा सिस्टम है, एक एरोमेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक है, साथ ही साथ कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। और क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, दोनों लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही लोन पेयर को काउंट करेंगे, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ एक ही लोन पेयर क्या कर सकता है, डीलोकेलाइजेशन कर सकता है। इसका मतलब हम अगर इसको काउंट कर रहे हैं तो इस वाले को नहीं करेंगे, नीचे वाले को नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 पाई, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और ये भी कैसा होता है, एरोमेटिक सिस्टम होगा। हम कुल मिला के क्या देख रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी देख रहे हैं। तो देखो अगला देखते हैं। पहली बात है ये साइक्लिक है, सही बात है। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन पे क्या तो डबल बॉन्ड दिखना चाहिए या फिर क्या दिखना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे इन चारों कार्बन पे तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन इस कार्बन पे फर्स्ट पे और इस सेकंड वाले कार्बन पे कोई भी डबल बॉन्ड या चार्जेस नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों कार्बन कैसे हैं बच्चों, sp3 है, और ये कार्बन भी कैसा है, sp3 कार्बन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड है। हमने क्या सीखा है, हमने कंपाउंड्स के बारे में सीखा है, कौन से एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे फिर से आते हैं, जिसका नाम क्या है, कंपैरिजन इन रेजोनेंस एनर्जी। कंपैरिजन इन रेजोनेंस एनर्जी, और उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट हमने सिर्फ लिखा था एरोमेटिक, सेकंड लिखा था क्या, नॉन एरोमेटिक,
और लास्ट क्या लिखा था, एंटी एरोमेटिक लिखा था। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सेकंड बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की, और थर्ड में कौन होगा, एंटी एरोमेटिक। मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बता दिया है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं और कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। जिस कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, वो कंपाउंड क्या होगा, उसकी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं लूं किसका, फिनोल का। फिनोल में अभी देखा था कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेकिन मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल लूं, कौन सा एग्जांपल है, फिनोल को कंपैरिजन करते हैं बच्चों किसके साथ, बेंजीन के साथ कर लेते हैं। तो एक तो फिनोल है मेरे पास और एक मेरे पास क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बन सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बन सकती हैं। किस तरीके से, एक बार जहां सिंगल बॉन्ड है वहां क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, और जहां डबल है वहां क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब है बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, सिर्फ 2 होती हैं। अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो फिनोल की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं बच्चों, ज्यादा होती है। कितनी होती है, नंबर में 5 होती है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव हाई रेजोनेटिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाती हूँ, इक्विवेलेंट यानी एक जैसी बनाती हूँ। एक जैसी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूं CH3 कार्बन, ऑक्सीजन और O नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, ऑक्सीजन है, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी और ये जाएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, डबल सिंगल नेगेटिव का रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होगा। और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, CH3 और कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है यहाँ CH3 है तो यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। फिर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन O नेगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी इसके जैसी ये है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एक और एग्जांपल लें, तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास यही एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं। क्या होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पे और डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो क्या जाएगा, नाइट्रोजन CH3 और ये भी CH3 पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड CH2। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है। नाइट्रोजन के ऊपर पहले क्या था, लोन पेयर प्रेजेंट था, अब क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज, अब क्या हो चुका है, चार्ज नहीं है। यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब है ये वाली स्ट्रक्चर तो कैसी है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि ये वाली क्या है, ये नॉन इक्विवेलेंट क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उनकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है, एक तो होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन,
इसकी जो क्या होगी रेजोनेंस एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, हाइयर होगी देन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से। इसका मतलब क्या है तो समझिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है। इसकी बात करते हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो क्या कर सकती है, दोनों साइडों में क्या कर सकती है, रेजोनेंस कर सकती है, उन्हें क्या कहेंगे, क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और दूसरी क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है। तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में। तो ये क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मूवमेंट इधर ही होगा। और अगर मैं बात करूँ ये क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव है, तो इसका ट्रांसफर क्या होगा, एक ही डायरेक्शन की तरफ होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये है कैसी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, इस सेकंड वाले के बारे में, तो इसमें क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ही डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो ये तो कैसा हो गया है, ये तो हो गया है एक्सटेंडेड। और जो सेकंड वन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो एक साथ रिवाइज कर लेते हैं कंपैरिजन इन रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की क्या होती है बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होती है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा होंगी क्या होगा, उनकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और थर्ड लास्ट पॉइंट क्या होगा, थर्ड होगा कि अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और एक हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की क्या होती है बच्चों, ज्यादा एनर्जी होती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की क्या होती है, कम एनर्जी होती है। लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर मेरे पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है तो उसकी क्या होगी बच्चों, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, जबकि नॉर्मल वाले की यानी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की क्या होगी, कम रेजोनेंस एनर्जी होगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों आपके लिए हम लोग आगे भी बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 9th 10th 11th 12th और बीएससी की क्लासेस लाने वाले हैं जो कि नियमित रूप से होंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमें लाइक कीजिए। धन्यवाद।